हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का एक नया टॉपिक। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आजकल 6th क्लास का मैथ्स आपको करवा रहा हूं। अभी तक 10 चैप्टर्स मैं आपको करवा चुका हूं, 1 से 10 तक। उसमें हमने नंबर सिस्टम किया। नंबर सिस्टम में हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, मेंसुरेशन और ज्योमेट्रिकल फिगर्स, ये हमने चीज़ें पढ़ी हैं। और एक लास्ट क्लास में मैंने मेंसुरेशन किया था। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, अलजेब्रा। अभी तक आपने देखा होगा कि नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, डेसिमल्स होते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, डेसिमल की फॉर्म में होते हैं। बहुत सारी फॉर्म्स में नंबर्स होते हैं, नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इवन होते हैं, ऑड होते हैं। बहुत सारे नंबर्स की फॉर्म्स हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताई हैं पिछली क्लासेस में, आपको शायद समझ में भी आया हो। आज मैं नया टॉपिक अलजेब्रा स्टार्ट कर रहा हूँ। अलजेब्रा एक ऐसी चीज़ है कि जो फ्यूचर में आपको बहुत काम आएगा। इससे बेस्ड सारा मैथमेटिक्स जो है पूरा का पूरा अलजेब्रा पर ही बेस्ड है। अभी तक जो हमने करा है सिर्फ मल्टीप्लाई, डिवाइड और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये चीज़ें करी हैं। अब एक बहुत ही बढ़िया चीज़ करने जा रहे हैं, अलजेब्रा। आपने शायद अभी तक 5th तक थोड़ा बहुत, पता नहीं पढ़ा है नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता, लेकिन अलजेब्रा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है, ना समझ में आए तो फिर इससे बुरा कोई सब्जेक्ट नहीं है आपके लिए। और ना समझ में आए तो फिर तो कोई भी सब्जेक्ट अच्छा नहीं है। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती। अगर हमें जो चीज़ अच्छी नहीं लगती या जो हमें समझ में नहीं आती, वो तो हमें वैसे ही अच्छी नहीं लगती। कोई भी चीज़ है, ये तो मैथ्स है। मैथ्स से तो बहुत बच्चे घबराते हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चे मैथ्स को अपना दोस्त समझेंगे तो मैथ्स भी अपने दोस्त की तरह से वो आपको गले लगेगा, वरना मैथ्स भी दूर दूर भागेगा अगर आप भी भागोगे तो। ठीक है। मैं जिससे पहले कि आज का टॉपिक स्टार्ट करूं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल बटन दबाना भी ना भूलें। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। मैं सोचता हूं कि मेरी इस रिक्वेस्ट का आप मान रखेंगे और जैसा मैंने कहा है वैसा करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, अलजेब्रा। अलजेब्रा क्या होता है? अलजेब्रा क्या होता है? ये अलजेब्रा शब्द से मैं अगर इसको डिफाइन करना चाहूं तो मैं नहीं डिफाइन कर सकता, लेकिन अलजेब्रा शब्द का मतलब क्या होता है कि एन एक्सप्रेशन, अगर मैं इसको कहूं, ऑफ नंबर्स, an expression of numbers having letters and symbols। अगर किसी एक्सप्रेशन में लेटर्स और सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाए और उसके साथ साथ इसमें प्लस मैथमेटिकल ऑपरेशंस उस पर लगा दी जाए। अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होती है? मैथमेटिकल ऑपरेशंस का मतलब होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अगर किसी लेटर्स और सिंबल्स वाले नंबर्स में अगर हम प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन लगा दें तो वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाने लगता है। अलजेब्रा, it is the number having unknown value। unknown value। अलजेब्रा क्या है कि नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनकी कोई हमें वैल्यू नहीं पता। अननोन, वी डोंट नो व्हाट इज
द नंबर। जैसे मैं एक लिखूं कि एक्स, ये एक लेटर मैंने लिखा एक्स। अब तुम कहोगे सर ये तो इंग्लिश का अल्फाबेट है एक्स, लेकिन अगर मैं इसको लिख दूं x+5, एक ऑपरेशन लगा दूं इसमें, तो ये बन जाएगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको हम बोलेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसको x+5 से तो आपको समझ में आ गया, लेकिन मैं इस x को दिमाग में ये रखूं कि ये x नहीं है, एक नंबर है, तो भी ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। अब अननोन, मैंने बताया कि अननोन नंबर है x, हमें नहीं पता x क्या है। x 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, 2.03 भी हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है। ये नंबर नेचुरल भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, इवन नंबर भी हो सकता है, ऑड नंबर भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है। तो ये अननोन नंबर है, तो जिसकी कोई वैल्यू नहीं हो और जिसकी वैल्यू जगह जगह बदलती रहे, चेंजेस एवरी टाइम। अब इस x की मैंने कितनी वैल्यूज बता दी आपको, कितनी वैल्यूज बता दी? बहुत सारी बता दी, जितनी मेरे दिमाग में आई सारी बता दी, और जितनी तुम्हारे दिमाग में आ रही तुम भी बोलते हो। तुम एक बंदा कह रहा है, एक बच्चा कह रहा है कि सर ये तो इसकी वैल्यू 1,02,45 है, तो 1,02,45 है इसकी वैल्यू, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो अगर हमने इसको दिमाग में रखा कि ये एक नंबर है, मैं इसको एक अल्फाबेट के रूप में नहीं ले रहा, मैं इसको एक नंबर सोच के ले रहा हूं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा एन एक्सप्रेशन ऑफ नंबर्स, एन एक्सप्रेशन ऑफ नंबर्स हैविंग लेटर्स एंड सिंबल्स। ऐसा एक्सप्रेशन जो नंबर्स की फॉर्म में मैंने दिमाग में रखा और जिसमें हमने मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाई हैं, उसको मैं एलजेब्रा बोलता हूं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलता हूं। समझ में आ गई? शायद समझ में आ जाना चाहिए। इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे कि एलजेब्रा होता क्या है। मैं आपको एग्जाम्पल से और प्रैक्टिकल चीज़ों से, जो आपकी रोज़मर्रा की चीज़ों में प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, उससे समझाने की कोशिश करूंगा, तो शायद आपको अच्छा समझ में आएगा। अब जैसे यहां पर एक x+5 है, x की वैल्यू अगर यहां पर मैं कहूं कि x की वैल्यू 1 लूं तो ये आंसर हो गया 6, 2 लूं तो आंसर हो गया 7, 0 लूं तो आंसर हो गया 5, क्योंकि कैसे है, 1 + 5 6 होता है, 2 + 5 7 होता है, 0 + 5 5 होता है। x की जगह मैं इसमें -2 भी ले सकता हूं, तो -2 + 5 कितना होगा, 3। अगर मैं इसमें -7 लूं तो -7 + 5 -2 होगा। अब पूछोगे कि सर ये -7 + 2 5 कैसे होगा? ये यहां पर मैं आपको एडिशन वाला इंटीजर्स का एडिशन याद दिलाऊंगा। इंटीजर्स के एडिशन में क्या होता है, -7 + 5, दो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर को जब मैं ऐड करता हूं, यहां पर अब मैं इंटीजर्स का आपको रिवीजन करा रहा हूं एक तरह से। सुनो, इंटीजर्स का रिवीजन क्या होता है कि जो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव को अगर ऐड किया जाए, तो अगर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, या एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। ये मैंने चीज आपको बताई थी, प्लस साइन ऑफ द बिगर नंबर। ये इसका एक आंसर है। मतलब हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है और बड़े वाले का साइन लगाना है। तो 7 - 5 कितना हुआ, 2, और बड़े वाले का साइन माइनस है, तो इसका आंसर हो गया -2। यही मैंने आपको अभी बताया था कि -7 + 2 = -5, ठीक है। और इसके अलावा एडिशंस मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर दोनों नेगेटिव हैं और दोनों पॉजिटिव हैं, तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं और प्लस साइन ऑफ कॉमन। मतलब अगर मैं इसको -7 - 5 कर दूं, तो दोनों नेगेटिव हैं, तो हमने इसको ऐड करना है, 7 + 5 12, और दोनों में कॉमन साइन क्या है, माइनस, तो इसका आंसर हो जाएगा -12, ठीक है। या अगर एक क्वेश्चन और लूं, मैं लिखूं 12 + 9,
ये अगर किसी नंबर के आगे कोई भी साइन नहीं लगा हुआ, ये भी मैंने शायद आपको बताया था, तो उसका मतलब प्लस होता है। तो ये दोनों के दोनों प्लस के साइन हैं, तब भी हम दोनों प्लस हैं तो हम ऐड करेंगे, ऐड करके 12 + 9 21, और दोनों में कॉमन साइन क्या है, प्लस, तो इसका आंसर हो जाएगा +21। +21 के आगे हम प्लस लगाए या ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मैंने यहां पर लगाया था। ठीक है, ये मैंने आपको एक तरह से इंटीजर्स का, ऑपरेशंस का थोड़ा सा रिवीजन भी करवा दिया है। बीच बीच में इसी तरह से मैं पिछले चैप्टर्स का थोड़ा थोड़ा रिवीजन करवाता रहूंगा आपको, ताकि आप भूलें ना, और नहीं भूलेंगे तो फिर मुझे भी याद रखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो हम कर रहे थे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ नंबर्स हैविंग लेटर्स एंड सिंबल्स ऑफ एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ये अब इससे रिलेटेड मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देकर इसको जो है समझाने की आपको कोशिश करता हूं कि इसको समझाएंगे और कैसे। थोड़ा सा इसको अब आगे करते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बहुत तरह के होते हैं, वो किस तरह कोई भी हो सकता है, इसको हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। कितना समझ सकते हैं ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, एक बनता है एल, अल्फाबेट एल है। ठीक है, ये एल अल्फाबेट बनाने के लिए अगर मैं एक अल्फाबेट, इसमें मैच स्टिक्स का मतलब माचिस की तीलियों का इस्तेमाल करूं, तो इसको बनाने के लिए कितनी तीलियां लगेंगी। मतलब मैं इसको कहूं कि एक तीली आपकी ये हो गई, ये, ठीक है, और एक तीली आपकी ये हो गई। दो तीलियों को जोड़कर मैं एल बना सकता हूं। आप घर पर बनाकर देखना, दो तीलियों को अगर मैं इसको ऐसे कहूं कि ये एक तीली ये रही, एक तीली ये रही, इन दोनों को जोड़ूं तो ये आपका एक एल बन गया। ठीक है, इसको एल बोलेंगे ना, तो ये हो गया एल। ठीक है, अब मतलब एक एल बनाने के लिए मुझे कितनी तीलियों का इस्तेमाल करा मैंने, दो। अब इसी तरह से दो एल बनाने के लिए मैं कितनी तीलियों का इस्तेमाल करूंगा, एक तीली ये रही, एक तीली ये रही, एक तीली ये रही और एक तीली ये रही। मैं 4 तीलियों का इसमें इस्तेमाल करूंगा। इसको ऐसे लिखो तो ये मेरी 4 तीलियां हो गई। 3 एल बनाने के लिए मैं कितनी तीलियों का इस्तेमाल करूंगा, ये 6। एक एल ये बन गया, एक एल ये बन गया, एक एल ये बन गया। तो एक एल बनाने के लिए मैंने 2 मैच स्टिक्स यूज की, 2 एल बनाने के लिए मैंने 4 मैच स्टिक्स यूज करी, 3 एल बनाने के लिए मैंने 6 मैच स्टिक्स यूज करी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक के लिए 2 कर रहा हूं मैं, 2 के लिए 4 कर रहा हूं, 3 के लिए 6 कर रहा हूं। तो इसको मैं अगर इसको n लिख लूं तो ये 2n हो जाएगा। मतलब n इज, मतलब अब यहां पर मैं एक अननोन नंबर ले रहा हूं। इस अननोन नंबर की वैल्यूज अलग अलग हो सकती हैं, इसीलिए इसको हम वेरीज बोलते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एल्स। ठीक है, एंड 2n इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टिक्स रिक्वायर्ड। ठीक है, अब अगर मैं एक एल बनाना है तो 2, एन की वैल्यू रखते चला गया यहां पे, 2 एल बनाने हैं तो 4, 3 एल बनाने हैं तो 6, 4 एल बनाने हैं तो 8, 6 एल बनाने हैं तो 12 और 20 एल बनाने हैं तो 40। मतलब हम 2 से मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हैं इसको। ये एल बनाने का एक मैच स्टिक्स की यूज से। एक और इसमें अगर मैं आगे एग्जांपल लूं कि हम कितने एम बना सकते हैं, एल की जगह एम ले लो आप। अल्फाबेट से आपको जो है एक एम बनाने के लिए कितनी मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ेगी यहां पर बताओ। एक मैच स्टिक ये रही, एक मैच स्टिक ये रही, एक मैच स्टिक ये रही और एक मैच स्टिक, एक मैच स्टिक ये और एक मैच स्टिक
ये। तो एक m बनाने के लिए हमें कितनी मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ी? 1 2 3 4, 4 मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ी। 2m बनाने के लिए हमें कितनी मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ेगी? 1 2 3 और ये 4, ठीक है ना? 1 2 3 और 4। दूसरा m बनाने के लिए एक ये रही, 2 3 और 4, ऐसे ही बनेंगी, ठीक है? ऐसे ही तो यहां पर 2 के लिए 8, 3 के लिए कितनी होंगी? 12, मतलब 4 4 हो, तो ये x हो गया। चलो मैं इसको x ले लेता हूं, ये आपका 4x हो गया। नंबर ऑफ स्टिक्स रिक्वायर्ड एंड द नंबर ऑफ एम्स फॉर्म्ड। ये आपका एक सी बनाने के लिए भी हम कैसे कह सकते हैं? सी बनाने के लिए एक स्टिक ये रही आपकी, एक स्टिक ये रही और एक स्टिक ये रही, 3 स्टिक्स में आपका सी बन जाएगा। ऐसे ही आपका सी वाला फॉर्मेट एक खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो ये एक स्टिक्स की तरफ से मैंने आपको ये बताया कि ये नंबर चेंज हो रहा है और ये नंबर चेंज इसके हिसाब से 1 से 4 बन गया, 2 रखे तो 8 बन गया, 3 रखे तो 12 बन गया, 4 रखे तो 16 बन गया, 5 रखे तो 20 बन गया। इसको हम x चेंज होता जा रहा है, इसको जो वैल्यू चेंज होती रहे, जो अननोन वैल्यू चेंज होती रहे, उसे हम बोलते हैं वेरिएबल। तो ये x जितने भी अल्फाबेट्स वाली वैल्यू होती है उनको हम वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो वेरी करते हैं, दे बिकॉज दे वेरीज, दे चेंजेस, वो चेंज होते रहते हैं। उसकी हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है? अब किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को करने के लिए, अब इसमें जो है कुछ, अगर मैं इसमें एग्जांपल्स लूं कि एक एग्जांपल मैं लेके चाहता हूं कि राकेश कहता है कि मेरे पास राजेश से 3 टॉफियां ज्यादा हैं। राकेश says I have 3 toffees more than राजेश, ठीक है? जितनी टॉफीज राजेश के पास हैं उतनी राकेश के पास है। तो राजेश के पास कितनी टॉफीज हैं हमें नहीं पता, नहीं पता, तो ये कहलाएगी अननोन वैल्यू। राजेश की टॉफीज लेट, तो इसको हम लिखेंगे राजेश हैज इज इक्वल टू एक्स टॉफीज। मान लो राजेश के पास एक्स टॉफीज हैं, तो राकेश के पास कितनी टॉफीज होंगी? ओके, राकेश के पास राजेश से 3 टॉफीज ज्यादा है। 3 टॉफीज ज्यादा है मतलब अगर राजेश के पास 7 टॉफीज हैं तो राकेश के पास कितनी टॉफीज हुई? 10। अगर राजेश के पास 12 टॉफीज हैं तो राकेश के पास कितनी टॉफीज हुई? 15। तो हमने क्या किया, हम 3 जोड़ते जा रहे हैं, हमने इसको x माना है, तो राकेश के पास नंबर ऑफ टॉफीज 3 ज्यादा होंगी, तो हम इसको x+3 लिखेंगे, ठीक है? अब एक और क्वेश्चन आता है कि फादर्स एज इज 5 years more than thrice the age of his son। मतलब क्या मतलब इसका? बहुत थोड़ा सा टेढ़ा सवाल हो गया आप लोगों के लिए, लेकिन इसको समझने की कोशिश करो कि फादर की एज
बेटे की एज के 3 गुना से 5 ज्यादा है। अब यहां पर सन, यहां पर मैं फादर को एफ लिखता हूं और सन को एस लिखता हूं। मैं यही अल्फाबेट से इसके मान के चल रहा हूं, ठीक है। फादर की सन की एज का 3 गुना, तो सन की एज का 3 गुना 3s, ठीक है। और वो 5 साल ज्यादा है तो उसमें 5 जोड़ दो, ठीक है। अगर सन की एज 10 ईयर्स है, अगर सन की एज 10 ईयर्स है तो फादर की एज कितनी हुई? 10 इंटू 3 30 प्लस 5 35, फादर की एज होगी 35। अगर सन की एज ये थोड़ा सा ना वो नहीं लग रहा, मैं इसको थ्राइस ना करूं, इसको 5 टाइम्स कर दूं तो थोड़ा सा फिर सही हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा एज आनी भी तो चाहिए। इसको सॉरी एस, ये 5 टाइम्स कर दिया मैंने इसको, ठीक है। 5 टाइम्स से 5 गुना ज्यादा है। अब अगर सन की एज 2 साल है तो ये 5 दूनी 10 5 15 साल फादर की एज हो जाएगी। फादर की एज 15 साल हो सकती है क्योंकि कुछ कम्युनिटीज में होती है। अगर फादर की एज 7 साल है तो सन की एज 7 ईयर्स है तो 7 5 35 प्लस 5 40 ईयर्स फादर की एज हो जाएगी। अब यहां पर ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आया तो इसको हम सन की एज को अगर हम y ले लें तो ये 3y प्लस 5 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको दूसरे तरीके से, अब इसमें बाकी चीजें मैं आपको समझाना चाहूंगा कि उसको हम क्या कहते हैं। यहां पर एक मैंने लिखा फादर्स एज इज इक्वल टू 3y प्लस 5। मान लो ये आ रहा है, फादर की एज जो है 3y प्लस 5 है। अब इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मैंने क्या बताया था? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अब इसका सारा का सारा मैं टर्मिनोलॉजी समझा रहा हूं कि इसकी टर्मिनोलॉजी क्या होती है। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसमें 3 टर्म्स हैं, एक तो ये 3 है, एक ये y है, एक ये 5 है, ठीक है। ये 3 और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये बीच में प्लस हो रहा है। तो यहां पर मैंने बताया था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक अननोन वैल्यू के साथ अगर ऑपरेशंस लग रही हो, लेटर्स लगे हुए हो, तो उसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ये मैंने अभी आपको एग्जांपल से समझाया था। अब इसमें ये 3 क्या है, ये y क्या है और ये 5 क्या है? जो y इज कॉल्ड, मतलब यहां पर लेटर, जो लेटर है वो कहलाता है वेरिएबल। इसको हम बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। और जो y के अलावा खाली एक नंबर है जिसके साथ, ऐसा नंबर जिसके साथ कोई लेटर नहीं लगा हुआ, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। तो ये हुआ कांस्टेंट। वेरिएबल जो लेटर है, खाली लेटर। कांस्टेंट जिसके साथ लेटर नहीं है, खाली नंबर है। फिर वेरिएबल के साथ एक और वर्ड आता है कोएफिशिएंट। जो वेरिएबल के साथ नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है उसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। ये 3 टर्म्स हैं, ये आप याद रख लो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। ये 3 टर्म्स आपके सारी उम्र काम आएंगी। ये जो है एल्जेब्रा का बेस है। ये बेस अगर आपने समझ लिया तो आप एल्जेब्रा कभी भी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। तो इसलिए इन 3 शब्दों को आपने हमेशा याद रखना है। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इससे आगे और समझाऊंगा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है, एल्जेब्रा क्या होता है। आज की क्लास मैं आपकी यहीं समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आज की क्लास खत्म करने से पहले फिर मेरा वही रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।
बेल बटन दबाना ना भूलें। और जाने से पहले वही मेरा एक गाना समझाना और आपको बताना कि रटो मत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और मुझसे सवाल पूछते रहो। थैंक यू वेरी मच।